एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। आज लगभग 2 सालों से जो सस्पेंस था वो आज खत्म हो गया। हमारे गगननॉट के नाम और उनकी जो तस्वीरें हैं वो जारी कर दी गई हैं। इनका नाम सबसे पहले जान लेते हैं और किस मौके पे जारी किया गया, ये सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, इसके बाद ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, इसके बाद ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, इसके बाद विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये सभी एयरफोर्स के पायलट हैं और एक बहुत बड़ी इनके पास एक्सपीरियंस है। इनमें तो 3 ट्रेनर हैं जिनके पास 2900 से भी ज्यादा घंटों की एयरक्राफ्ट उड़ाने की क्षमता है। मतलब पूरी जानकारी इनके पास है, इनके पास ट्रेनिंग है, इतना ज्यादा उड़ा चुके हैं। अब मौका ये था कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो इसरो की तरफ से एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है वहां का अनावरण किया जाना था। उसी उपलक्ष्य में इन 4 जो हमारे गगननॉट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि अब एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट हो चुके हैं, उनको वो पैच देना था जो कि विंग पैच कहलाता है। और हमारे प्रधानमंत्री ने इन सभी पायलट्स के सीने पे वो पैच लगाया। इसका मतलब ये है कि वो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और एक तरह से वो एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं, बस अंतरिक्ष में नहीं गए हुए हैं और इनको एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट कर दिया गया है। तो अब इन्हीं में से वो कोई खुशनसीब होंगे जो फ्लाइट में एक्चुअल में जाएंगे और भारत के किसी मिशन पे जाने वाले पहले भारतीय वो बनेंगे। एक गर्व की अनुभूति बहुत हो रही है। आपको कैसा लग रहा है आप भी बताइए। कितना गजब का ये समय है जीने के लिए। भारत की तरफ से कितनी ज्यादा तरक्की हमको देखने को मिल रही है। आपको अगर खुशी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं फिलीपींस को जो तेजस एयरक्राफ्ट हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड खबर की। असल में फिलीपींस की एयरफोर्स को और फिलीपींस की नेवी को दोनों को ही आवश्यकता है एयरक्राफ्ट की। हम जानते हैं कि तेजस उनको प्रोजेक्ट किया गया है और ग्रिपेन ई भी जो कि स्वीडन के द्वारा बनाया जाता है, सैप के द्वारा बनाया जाता है, वो भी उनको प्रोजेक्ट किया गया है और सैप के साथ भारत का टफ कॉम्पिटिशन हो रहा है। यहाँ पर निसंदेह ग्रिपेन ई तेजस से अच्छा एयरक्राफ्ट है। उसका जो पेलोड ले जाने की क्षमता है वो भी अच्छी है, उसका जो फेरी रेंज है वो भी अच्छा है, पर उसका जो दाम है वो लगभग तेजस का 2 गुना है और ये चीज फिलीपींस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगी आने वाले समय में। निसंदेह ग्रिपेन ई का एवियोनिक्स भारत के तेजस से ज्यादा अच्छा है, पर जो दाम है वो फिलीपींस को लगभग $83 मिलियन चुकाना पड़ सकता है एक एयरक्राफ्ट के लिए, जबकि भारत के अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 42 से 43 मिलियन डॉलर ही चुकाना पड़ेगा, तेजस के लिए मूल्य देना पड़ेगा। तो तेजस दाम के मामले में बहुत बेहतर फिलीपींस के लिए पड़ेगा। और अगर फिलीपींस को तेजस से ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजीज चाहिए, बहुत ज्यादा उन्नत नहीं पर कुछ उन्नत, पर 2 गुने दाम देने लायक तो ये टेक्नोलॉजीज नहीं है। अगर वैसी टेक्नोलॉजी चाहिए तो फिलीपींस निसंदेह सैप को चुनने का प्रयास करेगा, पर यहां पर पूरी तरह से अपने प्रोडक्ट को सामने रखना, कस्टमर के सामने रखना और किस तरह से बेचना है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। जैसे हम देखते हैं JF-17 कितना घटिया एयरक्राफ्ट होते हुए भी लगातार उसको एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलते चले जा रहे हैं। तो ये बेचने का तरीका है, बेचने में कस्टमर को किस तरह से लुभाना है, ये सेलर को आना चाहिए। बात कर लेते हैं TV9 नेटवर्क के द्वारा एक सेमिनार करवाया गया जिसमें कि हमारे विदेश मंत्री ने भाग लिया। कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे गए जिसका कि उन्होंने जवाब दिया और हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है क्या जवाब उन्होंने दिया था, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि भारत को किस तरह से चीन ने धोखा दिया। असल में उनके द्वारा यह कहा गया कि चीन के साथ इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, चीन के साथ समन्वय बनाने के लिए मल्लापुरम और वुहान जैसे जो समिट थे वो किए गए, पर जब चीन के द्वारा 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपना बिल्डअप दिखाया गया, वायलेशन किया गया, तब ये सारी जो ग्राउंड बनाए गए थे, जो एक एक करके ईंटें रखी जा रही थी, बिल्डिंग स्टोन्स रखे जा रहे थे, वो सब धराशायी हो गए और अब चीन के खिलाफ भारत मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। उनका ये कहना था कि 20-25 साल में ये सभी को मानना होगा कि 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जो कि बहुत बड़ी हैं। इसमें राइज ऑफ चाइना और राइज ऑफ इंडिया दोनों का नाम उन्होंने लिया। मतलब चीन का जिस तरह से विकास हुआ है, भारत का जिस तरह से विकास हुआ है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और चीन के साथ इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश भारत की रही थी, पर चीन ने ही इसको बिगाड़ा है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मालदीव्स पर भी उन्होंने अपने जो मन के ख्याल थे वो बताए। उनका कहना था कि लोग मिसगाइड हो जाते हैं, पर ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमैनिटी, डिप्लोमेसी के लिए डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स, ये सारी चीजों से ही दुनिया चलती है। और जो एयरक्राफ्ट या जो भी लोग वहां पर थे, जो भी लोग हैं मालदीव्स के अंदर भारतीय, वो वहां के जो लोग हैं, मालदीव के जो लोग हैं, उनकी सेवा के लिए थे, उनसे उनको सहूलियत हो रही थी। अगर ये सब चीजें किसी के द्वारा नहीं देखी जा रही हैं तो वो मिसगाइडेड है। धीरे धीरे
लाइन पर आ जाएगा। बात कर लेते हैं अग्निपथ स्कीम की। और कांग्रेस की तरफ से उनके चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये कहा गया है कि अगर उनकी सरकार वापस आती है तो अग्निपथ स्कीम को स्क्रैप कर देंगे और जो पहले की स्कीम थी जैसे सैनिक भर्ती होते थे वैसे ही भर्ती होंगे। उनका ये कहना था कि ये जो स्कीम है ये इनजस्टिस कर रही है और ये उसके बिल्कुल खिलाफ है और जो हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को जो परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है इस स्कीम के कारण। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। उनका जो ये पक्ष है या चुनाव जीतने के बाद जो ये वादा है वो उस चीज से भी प्रेरित है जिसमें कि हमारे फॉर्मर चीफ, आर्मी चीफ नरवणे जी ने कहा था अपनी किताब में जो लिखा हुआ है कि वो आर्मी के लिए तो इस अग्निपथ या टूर ऑफ ड्यूटी के लिए इच्छुक थे पर एयरफोर्स और नेवी के लिए भी हो जाएगा उनको ये नहीं पता था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 75% लोगों को नौकरी पे रखना और 25% को हटाना, ये उनके प्लान में था। पर इसका उलट हुआ, 25% को रखना और 75% को निकालने की बात हुई जो कि सरकार के द्वारा फैसला डाला गया। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। अगर आर्मी की माने, आर्मी की वेलफेयर की बात माने, अगर हम आर्मी पे जो पेंशन और तनख्वाह का बोझ है उसको कम करना चाहें तो ये अभी की स्कीम सही लगती है। पर अगर युवाओं को नौकरी देने की बात करी जाए तो स्कीम सही नहीं लगती है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि आर्मी के लिए क्या बेहतर है ये आर्मी को डिसाइड करने देना चाहिए। पॉलिटिकल चीजें इसमें नहीं घुसानी चाहिए कि हम अगर चुनाव जीत जाएंगे तो इतने लोगों को आर्मी में भर्ती कर देंगे। जितने लोगों की आर्मी को जरूरत है भर्ती तो उतने ही होंगे। सरकारें कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ वादा जरूर कर सकती हैं। और सरकारें कई बार हमने देखा है कि हमारी आर्मी को कमजोर भी करती रही है। इक्विपमेंट नहीं भी खरीद पाए हैं हम लोग और 10-10 साल तक नहीं खरीदे हैं जिससे कि हमारी आर्मी कमजोर होती रही। तो पॉलिटिकल चीजें आर्मी में घुसती हैं और आर्मी को कमजोर कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।